Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of April 2026. तो गाइज आज है तारीख 9 अप्रैल 2026 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपके पास में टाइम कम है, करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है। आप वन ऑफ द बेस्ट वीडियो को देख रहे हैं जहां पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पर्टिकुलर डे के चर्चाओं में होते हैं उसको हम बहुत ही क्रिस्प वे में डिस्कस करते हैं। कम समय में ज़्यादा आउटपुट आपको मिलता है। कोई अननेसेसरी चीजें नहीं मिलने वाली। जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना कंटेंट आपको यहां पर इस पर्टिकुलर लेक्चर से मिल जाएगा। उसके अलावा आपकी जरूरत भी नहीं है। सिंपल सी बात। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर का जो ये शानदार सा पीडीएफ है, ये पीडीएफ अपने पास में डाउनलोड करके रखना बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इन्हीं पीडीएफ में छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स दिए गए हैं जिसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। इवन ये तो मैं शॉर्ट कंटेंट दे ही रहा हूँ, उसके अलावा रिवाइज करने की भी सुविधा सारी की सारी बनाई जाती है ताकि आप बहुत ईजिली हर एक चीज़ों को याद रख सकें। क्योंकि जितना मल्टीपल टाइम रिविजन हो जाएगा उतना ही ज़्यादा सही तरीके से सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। ओके, बाकी अभी हम पीडीएफ की बात कर रहे थे। ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ पर? आपको टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। 78,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं। मेक श्योर करें सभी लोग जाकर चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट डेली बेसिस पे हम लोग वहाँ पर शेयर करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल। पहला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएस पेपर नंबर 2 एंड जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जीएस पेपर नंबर 3 में इकोनॉमी का टॉपिक है, फिर उसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है सिलेबस के अंदर में। यहाँ से आप इसको लिंक करेंगे। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, डीडी न्यूज़ के अंदर में प्रेजेंट है। केवल डीडी न्यूज़ में ही नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग मेजर आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के कवर करते हैं। देन दिस आर्टिकल इज प्रेजेंटेड ऑन इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो। आपको सभी जगह पर इसकी चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी। और ये तो गवर्नमेंट का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। ये कहते हैं मेजर पोर्ट्स हैंडल रिकॉर्ड जो है भारत का वो बढ़ चुका है 2026 में। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कहना ज़्यादा एग्जैक्टली सही होगा। हुआ क्या है, लास्ट टाइम जो हमारा टारगेट था वो लगभग 904 मिलियन टन के हिसाब से था। ये टारगेट इस बार बढ़ चुका है और ये 915 मिलियन टन हो चुका है। ये टारगेट किस चीज़ का है? ये है टारगेट दोस्तों यहाँ पे कार्गो कैपेसिटी का। यानी भारत के पास में जो भी बंदरगाह हैं, क्योंकि इंडिया के पास में एक बहुत बड़ा समुद्र की बाउंड्री है, बहुत बड़ा ओशन है भाई। एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है। भारत के बहुत सारे राज्य समुद्र से बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, तो हमारे पास में बंदरगाह भी हैं। क्योंकि मेजर ट्रेड इंडिया का बंदरगाह के जरिए तो होता है। जहाज़ों में सामान लद के जाता है, दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है, उसी प्रकार से लद के आता भी है, इंडिया में इम्पोर्ट होता है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। पोर्ट्स की जब बात करते हैं, बंदरगाह की बात करते हैं, तो इंडिया में धीरे धीरे करके हम लोग पोर्ट्स की कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान, माल, कार्गो जो भी कह सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो हैंडल कर सके। और जितना ज़्यादा कार्गो हैंडल कर सकेगा, यानी कि हमारी जो कह सकते हैं कि पावर है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती हुई नजर आएगी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। समझ रहे हैं? तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि इंडिया की कैपेसिटी दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहीं पर इस आर्टिकल में ओवरऑल परफॉर्मेंस शेयर किया गया है। जरा ये सुनो, न्यूज़ तो मैंने आपको ऊपर बताया। कार्गो हैंडलिंग की हम डिस्कशन कर रहे हैं। 915.17 मिलियन टन आज भारत के कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी हो चुकी है। इतना माल अगर भारत के बंदरगाहों में प्रेजेंट हो तो हम हैंडल कर लेंगे आराम से। जो लास्ट टाइम ये टारगेट था हमारा 904 मिलियन टन था, तो अब बढ़ चुका है। 7% की ग्रोथ देखने को मिली है एनुअली पिछले साल के कंपैरिजन में। तो हमारी तो कैपेसिटी भी बढ़ी है। उसके अलावा हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया है, नए नए जो कह सकते हैं तरीके हैं वो डेवलप करे हैं, नया नया इन्वेस्टमेंट किया गया है पोर्ट्स के अंदर में, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो सर ये डेटा ये कहता है भारत के बंदरगाह बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ज़रा ये तो बताओ भाई, वैसे तो इंडिया के पास में पोर्ट्स बहुत सारे हैं। अब जब पोर्ट्स की बात आ ही रही है तो आइए थोड़ा सा एक स्टैटिक फैक्ट बता देता हूँ आपको। ये आपका जीके का स्टैटिक फैक्ट हो जाएगा जो दूसरे एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो भारत में जो टोटल मेजर पोर्ट हैं वो हैं 14, जिसमें से 12 पोर्ट्स ऑपरेशनल हैं जो आज के समय पर वर्किंग कंडीशन में हैं। 2 नॉन ऑपरेशनल मेजर पोर्ट भी हैं, जिसमें एक है वदवन जो महाराष्ट्र में है, दूसरा गलेथिया बे जो ग्रेट निकोबार के अंदर में प्रेजेंट है। तो देयर आर 14 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब 14 मेजर पोर्ट्स क्यों बोला जा रहा है? तो सर ये मेजर पोर्ट होते हैं और एक होते हैं माइनर पोर्ट्स, याद रखिएगा। मेजर पोर्ट वो हैं जो बड़े साइज के बंदरगाह हैं, बड़ी ट्रेड को हैंडल कर रहे हैं, एंड ये मेजर पोर्ट आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में।
जबकि माइनर पोर्ट छोटे छोटे बंदरगाह आपको देखने को मिल जाएंगे, छोटा छोटा ट्रेड झेलते हैं और ये आते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। एंड केवल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही नहीं, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के अंदर भी आते हैं दोस्तों हमारे ये नॉन मेजर पोर्ट्स या माइनर पोर्ट्स कह लो या नॉन मेजर पोर्ट्स कह लो। तो इस तरीके से याद रखना। तो मेजर पोर्ट्स की जब बात आएगी तो इट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिक तौर पे कौन से मंत्रालय के थ्रू इन सभी पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, तो वो है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिस मंत्रालय की वेबसाइट से हम ये पूरा डेटा डिस्कस कर रहे हैं। ओके, समझ में आया। इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं पता होना चाहिए। 14 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 ऑपरेशनल हैं, 2 अभी नॉन ऑपरेशनल हैं। नाम जो 2 नॉन ऑपरेशनल हैं उनके पता चल गया। तो सर अभी ये जो डेटा है ये कहता है कि इंडिया में कार्गो कैपेसिटी बढ़ी है, तो ज़रा ये तो बता दो इतने पोर्ट्स में से कौन से पोर्ट ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो टॉप परफॉर्मिंग पोर्ट में आता है दोस्तों हमारा दीनदयाल पोर्ट। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल ईयर 2026 में बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट कौन सा है, सवाल बन सकता है डायरेक्टली, तो वो है हमारा दीनदयाल पोर्ट। उसके बाद दूसरा है प्रदीप पोर्ट, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ओके, क्लियर हो गया। एक और फैक्ट आपको समझ में आया। तो उसके अलावा यहां पर इस आर्टिकल को मेंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई भारत की पोर्ट की स्थिति बढ़िया हुई है, आपको क्या लगता है उसके पीछे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, मेजर्स हो सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न बनते हैं मेंस के अंदर में। तो सबसे पहले दोस्तों एक एक्ट है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021, ये गवर्नमेंट लेकर आती है, जिससे ज़्यादा पावर प्रोवाइड्स करवाई गई हैं, ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर मिली है पोर्ट्स को। इवन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की गई है। फिर इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस होता है, जिसने पुराना 1908 के पर्टिकुलर एक्ट को रिप्लेस किया। भारत में पोर्ट के ऊपर में मॉडर्नाइजेशन के ऊपर में लगातार फोकस किया जा रहा है। तो एक तो दोस्तों यहां पर ये रीजन बन जाता है जिससे आज हमारी पोर्ट की जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव हुई है। एंड द सेकंड रीजन इज इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी सपोर्ट। 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया है, स्पेशल तौर पर ऑटोमेटिक रूट के अंडर में, याद रखना। क्योंकि जो FDI इंडिया में आता है, एक आता है गवर्नमेंट रूट के जरिए जहां पे बहुत सारे अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट की स्क्रूटिनी होती है। एक होता है यहां पर आपका ऑटोमेटिक रूट, जहां पर इतने सारे अप्रूवल्स की आवश्यकता नहीं होती। तो 100% FDI को अलाउ कर रखा है ऑटोमेटिक रूट के जरिए, ताकि बाहर से बहुत सारे लोग चाहें तो भारत के पोर्ट इंडस्ट्री के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन देश के अंदर में इन द पोर्ट इंडस्ट्री इंक्रीज हुआ है। तो ये दूसरा कारण कह सकते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। एंड थर्ड इज मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। भारत सरकार के और कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव्स देखने को मिल जाएंगे जो बेसिक तौर पे आज हमारी इस स्थिति को बेहतर करते चले जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज सागरमाला प्रोग्राम 2015 में सरकार लॉन्च करती है। इस प्रोग्राम में मेन पर्पस यही था कि अपने देश के पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जा सके, अपने देश के बंदरगाह को सही तरीके से डेवलप किया जा सके, कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके, नए नए पोर्ट्स को हम लोग डेवलप करें, कोस्टल एरियाज की कम्युनिटी का विकास हो। ये हमारा मेन पर्पस है सागरमाला प्रोग्राम के अंडर में। सेकंड इनिशिएटिव इसमें आता है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। इसके अंदर में 150 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स उठाए गए, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इससे रिलेटेड यहाँ पर ढेर सारे, जिससे पोर्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इंप्रूव हो सके। ये हमारा मेन पर्पस है। ओके, समझ में आया। तो ये इनिशिएटिव्स यहाँ पर चलाए गए हैं पोर्ट के स्ट्रक्चर को, पोर्ट की स्थिति को बेहतर करने के लिए। बाकी इंडिया में मैंने आपको बताया 14 मेजर पोर्ट्स के बारे में, और ये 14 के 14 मेजर पोर्ट्स की सारी लोकेशन आपके सामने शेयर की गई है। अभी जो है दोस्तों दीनदयाल पोर्ट, याद रखना ये बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट की कैटेगरी में है। यही बात आप लोगों ने अच्छे से रट लेनी है, ठीक है। अब रिवाइज करना है तो भाई रिवाइज करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिए गए। मान लो इतने पैराग्राफ में आपका सब कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। दोबारा से कभी भी कहीं भी PDFs आपके सामने प्रेजेंट है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, बस इतना सा काम करना है। आर्टिकल हुआ समाप्त। आर्टिकल में डिटेल ज़्यादा थी बट बहुत ही क्रिस्प करके आपको पढ़ाया गया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है। इसी बात पे मेक श्योर करना, वीडियो पे लाइक का बटन है ज़रूर से प्रेस कर देना। 2000 लाइक्स का टारगेट होता है। आप सभी लोग मिलकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो, मेक श्योर करो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर ले, ताकि डेली बेसिस पे ये वीडियो जो मिलता है ना, इसका टाइमिंग सुनते चले जाना। 5:30 बजे मॉर्निंग में डेली बेसिस पे ये सेशन मिलता है, और 5:30 बजे के बाद एक क्लास होती है 7:15 पे, उस पर भी आ जाना। ये सब कुछ फ्री चल रहा है क्लास। 7:15 पे एक वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोग करते हैं, जहाँ पे द हिंदू अखबार या इंडियन एक्सप्रेस के भी रेलिवेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं एक ही जगह पर। तो मेक श्योर करें अभी 7:15 पे अटेंड कर लेना उस वाले सेशन को, अगर ये वाला लेक्चर आप लोग देख रहे हैं तो। बाकी टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो कल से अपने स्केड्यूल को मेंटेन करने की कोशिश कर लेना। आई होप आप लोग इसको ज़रूर से सुनेंगे।
ठीक है। अगला आर्टिकल दोस्तों बात करता है, बहुत ही ज़्यादा काम की टॉपिक है। पहले बात तो ये सुनो, यहाँ से सर्च कर लेना। आपको जब मैं कह रहा हूँ सर्च कर लेना, तो चाहो तो सर्च कर सकते हो PFAS यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको 2 प्रश्न मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक PFAS। इसको हम बोलते हैं पर एंड पोलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस। ये होते क्या है, आइए ज़रा मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई वी आर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल। रीजन क्या है, क्यों हम लोग यहां पर इसको कवर कर रहे हैं? तो न्यूज में दोस्तों इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन पूरा ग्रुप, आपको पता है यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 नेशंस आते हैं। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, अभी रिसेंटली वाटर पोल्यूशन को लेकर जो नियम है इनके पूरे रीजन में, उसको और ज़्यादा बेहतर कर दिया है, मजबूत कर दिया है, ताकि जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स हैं या हार्मफुल पल्यूटेंट्स कह लो, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रदूषण करने वाले पार्टिकल्स हैं, स्पेशली जिस पे फोकस किया जा रहा है वो है PFAS। इसको हम लोग फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं। फॉरएवर मतलब क्या है, हमेशा हमेशा ये एनवायरनमेंट में रहता है, इतना जल्दी डिग्रेड नहीं होता। जैसे दूसरे मटेरियल प्लास्टिक्स वगैरह हैं वो समय के हिसाब से जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, बट इसके साथ नहीं है। ये फॉरएवर केमिकल्स हैं, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रहेगा। टॉक्सिक्स को यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता नजर आएगा। इसमें से बहुत सारे जो जहर हैं वो निकलते रहेंगे, केमिकल्स निकलते रहेंगे, जो बेसिक के तौर पे आप कह सकते हैं, चाहे वो हमारा एनवायरमेंट हो, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो यूरोपियन यूनियन ने बस खाली क्या किया है, अपने नियमों को मजबूत किया है। किस चीज़ को टारगेट किया है, PFAS को, जिसकी वजह से PFAS चर्चाओं में। फुल फॉर्म है पर एंड पोलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस। चलिए आइए विस्तार से पढ़ते हैं ये क्या है एग्जैक्टली, कैसे काम करते हैं। PFAS फुल फॉर्म पता हो चुका है, याद रखना ये एक लार्ज ग्रुप है सिंथेटिक केमिकल्स का। इसमें और भी ढेर सारे सिंथेटिक केमिकल्स आते हैं और उनसे ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा, आज ना हमारे आसपास ये PFAS जगह जगह पे प्रेजेंट है। बस फ़र्क यह है कि हमें अगर अवेयरनेस है इसकी तो हम अपने आप को बचा लेंगे। अदरवाइज घातक इतना है कि इससे किडनी या टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, इन्फेंट बर्थ रेट कम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। अगर ये PFAS बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो गया, उसके बाद की सिचुएशन आपको ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन सर PFAS से बचे कैसे? तो बचने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारे आसपास किस किस चीज़ के अंदर में PFAS प्रेजेंट हो सकता है। आज आप देख पाओगे नॉन स्टिक पैन का बहुत क्रेज़ है ना, कि नॉन स्टिक पैन है, अलग अलग प्रकार के डिशेस बनाएंगे, चिपकेंगी नहीं। लेकिन नॉन स्टिक पैन के अंदर में दोस्तों आप लोग देख पाओगे, अगर लगातार कुकिंग कर रहे हो तो ये PFAS केमिकल ऐड होता नजर आता है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो एयर है, डस्ट है, उसमें भी PFAS प्रेजेंट है। इवन बहुत सारे प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें ये केमिकल प्रेजेंट होता है। या ये जो केमिकल है आज हमारे पानी को, खाने को दूषित करता चले जा रहा है। ठीक है, ये PFAS के बारे में क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन यह है कि हाउ कैन वी अवॉइड दिस केमिकल, कैसे हम लोग यहाँ पर इससे बच सकते हैं? सबसे पहले जितने भी मटेरियल के अंदर में PFAS प्रेजेंट है उससे दूर भागो। सिंपल सी बात है, नॉन स्टिक कुकवेयर का इस्तेमाल मत करो, है ना। उसके अलावा जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं वो उनको एजुकेट किया जा सकता है हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से कि भाई ये PFAS ऐसी चीज़ है, इससे बचकर रहो, है ना। उसके अलावा कोई भी ऐसी प्रोडक्ट पैकेजिंग, कोई भी ऐसा प्लास्टिक वगैरह यूज़ हो रहा है जिसमें PFAS प्रेजेंट है, उससे यहाँ पर अपने आप को बचाने की हमें कोशिश करनी है। यही एक तरीका है जिससे PFAS से बचा जा सकता है। प्रॉब्लम यह है ना, इसको फॉरएवर केमिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर में प्लास्टिक वगैरह है वो समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिग्रेड हो जाती है। ये केमिकल सर ऐसा है जो एनवायरनमेंट में इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, केमिकल में हमेशा हमेशा रहेगा। सॉरी, ये केमिकल एनवायरनमेंट में हमेशा हमेशा पड़ा रहेगा। अब जब पड़ा रहेगा तो पानी में भी जाएगा। अब पानी में जाएगा तो दोस्तों जो जानवर हैं पानी के अंदर में, जो एक्वेटिक स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं, मछलियाँ हैं, वो यहाँ पर खाएंगी। जैसे यहाँ पर मछलियों के अंदर में एक केमिकल पहुँचेगा, धीरे धीरे करके उनमें इकट्ठा होता रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। और ये जैसे जैसे उनमें इकट्ठा होगा, फिर कुछ लोग जो हैं जो सी फूड को कंज्यूम करते हैं, वो मछलियाँ जब लोग खाएंगे तो उनके बॉडी में PFAS पहुँचेगा। समझ रहे हैं? तो ये बायो एक्यूमुलेशन भी बहुत खतरनाक है। एक तो फॉरएवर केमिकल है, बायो एक्यूमुलेशन, पानी, मिट्टी, जो भी चीज़ है, हवा, सबको यहाँ पर ये लगातार कंटामिनेट कर रहा है। आप कहोगे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ख़त्म हो जाते हैं। ये भाई हीट रेजिस्टेंट भी है, ड्यूरेबल है, कितनी भी गर्मी पड़े केमिकल बरकरार बना रहेगा। और आज तो इस केमिकल का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है। नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ हो रहा है, जो अभी डिस्कस किया। वाटर रेपेलेंट क्लॉथिंग के अंदर में इस्तेमाल हो रहा है।
स्टेन रेसिस्टेंट फैब्रिक्स वगैरह कपड़ों के अंदर में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फायर फाइटिंग फोम्स में, याद रखना फायर फाइटिंग फोम्स में भी PFAS का यूज़ किया जाता है। एंड केवल और केवल इन इंडस्ट्रियल एरियाज में ही नहीं, उसके अलावा एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, सभी जगहों पर PFAS का यूज़ हो रहा है। जिससे बचना चाहते हैं वही चारों तरफ घूम रहा है। समझे? ये क्लियर हो गया क्या है इसके फीचर्स? हाईली परसिस्टेंट, नॉट इजीली डिग्रेडेबल इन एनवायरमेंट, दैट इज़ वाई इसको हम लोग फॉरएवर केमिकल भी कहते हैं। अब फॉरएवर केमिकल की जब बात आ ही रही है या PFAS की बात आ रही है, तो इसमें 3 इसके इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं। और वो 3 सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं दोस्तों? फर्स्ट वन इज PFOS, पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फ्योनिक एसिड। सेकेंड वन इज PFOA, पर फ्लोरो ऑक्टेनिक एसिड। फिर तीसरा है PFHXS, इसको बोलते हैं पर फ्लोरो हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। ये आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ध्यान में रखना ये सब ग्रुप्स हैं। एग्जामिनेशन में अगर ये नंबर्स, सॉरी ये ऐसे टर्म्स लिखे हुए मिल जाएं तो घबराना नहीं, बता देना कि भाई ये सारे के सारे टर्म्स किसके हैं? PFAS के हैं। और ये जितने भी टर्म्स हैं दोस्तों, याद रखना इनको इंडस्ट्रियल परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिस्ट के अंदर में कवर किया गया है अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। या ये पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा कि मान लो कि ये सब किसके सब ग्रुप हैं, या ये पूछ सकता है बताओ इनमें से कौन कौन से केमिकल्स हैं जो बेसिक तौर पे स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की लिस्ट में कवर करे गए हैं। तो नाम इस तरीके से पता होने ज़रूरी है। फुल फॉर्म मत याद रखो, बट ये जो टर्म्स हैं वो याद रखना ज़रूरी है। बाकी ये PFAS आज हर जगह पे प्रेजेंट है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया। हर जगह पे मतलब भाई हर जगह पे, पैकेजिंग मटेरियल, हाउस होल्ड आइटम्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सभी जगह पर। इससे रिलेटेड ढेर सारे हेल्थ रिस्क लोगों में देखने को मिलेंगे। कैंसर, हार्मोन डिसरप्शन, इम्यून सिस्टम सप्रेशन, इस प्रकार की समस्याएं लोगों में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कभी भी आपको ये टॉपिक रिवाइज करना हो तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स कि PFAS क्या है, इसका मेन प्रेफरेंस क्या है, सब ग्रुप क्या होते हैं जो स्टॉकहोम कन्वेंशन में कवर करेगा। दैट्स इट भाई, ये है छोटा सा, ये देख रहे हो ये पैराग्राफ, इसमें खत्म ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कवर की थी। ठीक, अगला आर्टिकल ओपेक प्लस के बारे में बात हो रही है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रीज़न क्या है, कारण क्या है जिसकी वजह से हम लोग कवर कर रहे हैं। रीज़न इज ओपेक प्लस जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई ईरान, इजराइल, US इनके युद्ध की वजह से दुनिया भर में ऑयल का सप्लाई डिसरप्ट हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी सामी चोक किया गया है, तो ऑयल की सप्लाई प्रॉपर मात्रा में मार्केट में नहीं हो पा रही है। तो ओपेक ने डिसाइड किया है कि भाई चलो जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, अपने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे ताकि दुनिया में किसी भी प्रकार की ऑयल सप्लाई क्राइसिस ना हो। अगर क्राइसिस हो भी रही है तो हम लोग उसकी पूर्ति करें। तो ओपेक ने मिलकर अपना प्रोडक्शन कोटा इंक्रीज कर दिया है, बस इतनी सी बात हो रही है। अच्छा, ओपेक होते कौन है भाई प्रोडक्शन कोटा को बढ़ाने वाले? भाई ये तो खुद ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, याद रखना। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये वो संगठन है, इसमें वो देश आते हैं जो दुनिया का सबसे ज़्यादा कच्चा तेल को प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने मिलकर ये ग्रुप बना रखा है ओपेक और ओपेक प्लस। ये अगर चाहें तो प्राइसेस को बढ़ा भी सकते हैं, ये चाहें तो प्राइसेस को कम कर सकते हैं। इनके हाथ में जो इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल के प्राइसेस फिक्स करे जाते हैं वो ओपेक और ओपेक प्लस के माध्यम से किए जाते हैं। ये है इंपॉर्टेंस ओपेक या ओपेक प्लस का। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थोड़ा सा याद रखिएगा। 1960 में इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया जाता है बागदाद कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, शुरुआत में कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने मिलकर यहाँ पर इसको बनाया है, तो उसमें दोस्तों है अपना खुद का ईरान जो अभी चर्चाओं में है, उसके अलावा इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। इन सभी कंट्रीज में ढेर सारा कच्चा तेल मिलता है। इन सब ने मिलकर ओपेक नाम की बॉडी बनाई, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल मतलब इन देशों की सरकार आपस में मिलकर काम करेंगी ओपेक के अंदर में, ये इन्होंने डिसाइड किया। इनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम मिलकर पेट्रोल को लेकर पॉलिसीज डिसाइड करेंगे, दुनिया भर में ऑयल मार्केट्स को रेगुलेट करेंगे। तो ये डिसीजन दोस्तों, इतना कुछ कंट्रीज ने मिलकर इतना बड़ा डिसीजन बनाया कि ओपेक आज के समय पर एक वन ऑफ द मैसिव ग्रुप बन चुका है। धीरे धीरे करके मेंबर्स इसमें बढ़ते चले गए। फर्स्ट टाइम आप देख पाओगे तो कितने मेंबर्स थे, ये टोटल 5 मेंबर थे जिन्होंने मिलकर ओपेक को शुरू किया। बाद में अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वाटोरियल गिनिया, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, UAE एंड कुछ और मेंबर्स इसके अंदर में जुड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ और नहीं, जितने नाम लिखे हैं यही हैं, बस ऊपर के 5 मेंबर्स वो हैं। तो टोटल 13 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं करंट समय पर ओपेक के अंदर में। कहोगे सर 1 मिनट रुको, 13 कंट्रीज देखने को मिलती हैं ओपेक में, लेकिन आपने ऊपर बोला है कि जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है कच्चे तेल की, वो ओपेक प्लस ने करी है। तो सर बताओ ओपेक प्लस क्या है? देखो, ऊपर के 13 कंट्री जोड़ लो और उसके साथ 10 देश और जोड़ लो, इज इक्वल्स टू 23। ये 23 कंट्री ओपेक में आते हैं।
सॉरी ओपेक प्लस में आते हैं। प्लस क्यों लगाया गया है? प्लस इसलिए लगाया गया क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल कंट्रीज़ को ऐड करा गया है। ओपेक की ऊपर की 13 कंट्रीज तो हैं ही, इसमें वो 13 कंट्रीज हैं ही। 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, 10 और भी वो देश हैं दुनिया के जो बहुत सारा कच्चा तेल प्रोड्यूस करते हैं, उनको इस ग्रुप में रख लिया गया है। तो अभी के समय पर 23 मेंबर्स हैं ओपेक प्लस के अंदर। अच्छा, वो एक्स्ट्रा मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो इसके जरिए मैप के जरिए पढ़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक्स्ट्रा मेंबर में ये जो ऑरेंज कलर वाला पार्ट है वही है सारे एक्स्ट्रा मेंबर। रशिया बाद में ऐड हुआ, ओपेक प्लस के अंदर में आता है, याद रखना, नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, ओपेक प्लस के थ्रू बाद में ऐड होता है। कजाकिस्तान, अजरबैजान, तीनों ये कंट्रीज़ हैं। ब्रुनई, मलेशिया, सूडान, साउथ सूडान, मैक्सिको भी है, और उसके अलावा इसमें कुछ कंट्रीज़ में मार्क नहीं है, लेकिन याद रखना बहरीन भी है और ओमान भी है। बहरीन एंड ओमान ये प्लस के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो मतलब उसको नॉन ओपेक मेंबर्स कह सकते हो, प्लस में है, नॉन ओपेक मेंबर्स हैं। ये ओपेक के मेंबर नहीं है, एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड हुए जिसकी वजह से इसको ओपेक प्लस कह दिया गया। तो ये सारे के सारे कंट्रीज के नाम आ गए, रशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मलेशिया, ओमान, साउथ सूडान एंड द सूडान। ये हो गई ओपेक और ओपेक प्लस की बात। कोई डिफरेंस पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर मुझको डिफरेंस आता है। ओपेक प्लस का इंपॉर्टेंस यह है कि भाई दुनिया भर की मेजोरिटी ऑफ सारी की सारी कंट्रीज लगभग हो गई, वेनेजुएला वगैरह, सऊदी अरेबिया वगैरह सब कुछ यहाँ पर इसमें आ गया, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का प्रोडक्शन करते हैं। तो ओपेक प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ऑयल सप्लाई है उसका 60% सप्लाई को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है या होल्ड करता है। दुनिया भर में जो भी कच्चे तेल की सप्लाई हो रही है 60% मैनेज करता है ओपेक प्लस। ये है पावर ओपेक प्लस की या ओपेक की, ठीक है। ऑयल के प्राइसेस को भी यही डिटरमाइन करते हैं, यही अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। क्लियर? अब देखो ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इजीली आप इसको आराम से रिवाइज कर पाओगे। नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट आर्टिकल। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसरो के एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट मिशन के बारे में, विच इज़ अ मिशन मित्र। अब ये मिशन मित्र क्या है पता होना चाहिए। थोड़ा आपको लग रहा होगा मिशन मित्र यार ये इसरो का कोई मिशन है। हाँ बिल्कुल, इसरो का मिशन है, यही तो है जिसकी वजह से दिमाग को घुमाया जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर में। तो इसरो ने लॉन्च किया है मिशन मित्र, क्योंकि इसरो का मेन पर्पस है बहुत जल्द गगनयान मिशन के तहत फर्स्ट टाइम भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा और घुमा के वापस से नीचे लेकर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों गगनयान मिशन होने वाला है। GSLV Mark 3 रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा, थोड़े समय बाद ये पहुंचेगा हमारे अंतरिक्ष में, ठीक है। उसके अलावा मतलब लगभग 100 किलोमीटर ऊपर की बात करें तो अंतरिक्ष में पहुंचेगा। जो ये कैप्सूल है जिसके अंदर में हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे, वो कैप्सूल इस तरीके से घूमते हुए वापस से लैंड करना शुरू कर जाएगा। तो लगभग 5 से 7 दिन यहाँ पर ये स्पेस में रुकने वाले हैं। हमारा पहली बार होगा कि हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जा रहे हैं, अंतरिक्ष में रोक कर फिर उसके बाद में वापस से लैंड करवाएंगे। ये गगनयान मिशन है। तो गगनयान मिशन की तैयारी चल रही है, एस्ट्रोनॉट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है। अब प्रिपेयर करने के लिए भाई स्पेस जैसा एनवायरमेंट कहाँ से लाएं? अंतरिक्ष के लिए प्रिपेयर करना है, नई नई चीज़ रहेगी उनके लिए, तो अंतरिक्ष जैसा माहौल लाए कहाँ से? तो उसके लिए उनको भेजा गया लेह लद्दाख में, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया। ठंडा रीजन है, उसके अलावा पहाड़ी इलाका है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, हाइपोक्सिया वाली सिचुएशन बन जाती है। तो उनको रखा गया है वहीं पर और ट्रेन किया जा रहा है, और वो रह रहे हैं उस एनवायरमेंट में जैसा स्पेस में होता है। तो यानी अपने आप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब जो मिशन मित्र नाम का प्रोग्राम है इसरो ने इसलिए लॉन्च किया है ताकि भाई इन सभी क्रू मेंबर्स के हालात कैसे हैं इनको टेस्ट तो कर लें। इतने समय से वो वहाँ पर रह रहे हैं, ज़रा मेंटल हेल्थ अप चेकअप कर लेते हैं, फिजिकल चेकअप कर लेते हैं, कुछ और यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ कोऑर्डिनेशन कैसा है सबके बीच में उसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही थोड़ी यहाँ पर भेज देंगे किसी को भी मिशन के अंदर में, हर एक चीज़ को सही तरीके से चेक करना ज़रूरी है। तो स्पेस जैसा एनवायरमेंट उनको दिया गया, अब यहाँ पर सारे चेकअप्स हो रहे हैं। देन फिर हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे, अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे। तो मिशन मित्र के बारे में ये 3-4 बातें प्लीज याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ये एक प्रकार की बिहेवियरल स्टडी है जहां पर हम इंसानों के बिहेवियर को स्टडी करने वाले हैं। हमने उसको एक ऐसे एनवायरमेंट में रखा है जो स्पेस जैसा एनवायरमेंट है, क्योंकि फर्दर उनको स्पेस में जाना है, इसलिए हम ये सारा का सारा प्रेपरेशन कर रहे हैं। इस पूरे मिशन का मेन एग्जैक्ट फीचर क्या है? तो फीचर इज कि लेह लद्दाख के अंदर में यहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया। एक्सट्रीम कंडीशंस वहाँ पर हमको मिल जाती हैं। हाइपोक्सिया वाली जो सिचुएशन है एग्जैक्टली वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यानी ऑक्सीजन लो होती है, लो टेम्परेचर है, आइसोलेशन है, ये सारी की सारी कंडीशंस इन सभी लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है। ओके, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो बस खाली इतना सा पॉइंट है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। मिशन मित्र का काम खत्म।
अगले आर्टिकल पर आ जाओ। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा इकोनॉमी का, और इसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्टैगफ्लेशन के बारे में। तो व्हाट एग्जैक्टली इज स्टैगफ्लेशन बताऊंगा, और केवल यहीं तक कहानी सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी की किताब पढ़ोगे, करते क्या हो भाई, सिंपल सी बात है, अपना स्टैटिक पोर्शन तो कवर करते हो ना, आपका वीडियो के अंदर में बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाता है। अब ये न्यूज़ में स्टैगफ्लेशन, लेकिन आप इकोनॉमी की कोई किताब प्रेफर करोगे तो उसमें स्टैगफ्लेशन के बारे में पढ़ोगे। और स्टैगफ्लेशन के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ता है अलग से अपने सिलेबस के अंदर में स्क्यूफ्लेशन, एंड उसके अलावा हाइपर इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, सभी के बीच का छोटा छोटा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले क्यों, आखिरकार हमें न्यूज़ क्या है ये तो बताओ, क्यों हम स्टैगफ्लेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो द कंटेक्स्ट इज एनर्जी सप्लाई और प्राइस शॉक लगातार झटके मार रहे हैं दुनिया भर में। क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेमी क्लोज्ड है, कुछ जहाज पास हो रहे हैं, कुछ जहाज नहीं पास हो रहे हैं, दुनिया भर में ऑयल सप्लाई के क्राइसिस शुरू हो रहे हैं। और डिमांड तो वैसी है, सप्लाई कम हो रही है, तो प्राइस शॉक लग रहा है नहीं लग रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा ये सिचुएशन अगर थमी नहीं ना, तो कुछ समय बाद इससे स्टैगफ्लेशन आना शुरू हो जाएगा दुनिया भर में। ये न्यूज़ है जिस वजह से आपको स्टैगफ्लेशन के बारे में पढ़ना होगा। तो अब आता है असली सवाल कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्टैगफ्लेशन। देखो, स्टैगफ्लेशन वो कंडीशन होती ही है किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में जब उस देश की जीडीपी नीचे जा रही हो, नीचे एरो बना हुआ है, ध्यान रखना बहुत सारी चीजें साथ में चलेंगी। जीडीपी यानी देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की डिमांड कम हो रही है, और महंगाई तो भाई गगनचुम्बी जा रही है और ऊपर जा रही है। इसको बोलते हैं रिसेशन सेशन, ये रिसेशन पीरियड कह लो। जीडीपी डाउन जा रही है, जीडीपी कम होती चली जा रही है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, मार्केट के अंदर में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन है दोस्तों। यहां पर रखना, इकोनॉमी स्थिर हो गई, एक ही जगह पर थम गई, अब और नीचे जा रही है, ये याद रखना। यह स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट। यही चीज यहां पर बस खाली आपको एक डेफिनेशन के पर्पस से दी गई कि स्टैगफ्लेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर उसको रिसेशन कह सकते हैं, एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। इन तीनों का कॉम्बिनेशन स्टैगफ्लेशन कहलाता है। नाउ अब क्योंकि इन्फ्लेशन की बात हो ही रही है, तो स्टैगफ्लेशन एक प्रकार है इन्फ्लेशन का। उसमें दूसरा प्रकार आता है स्क्यूफ्लेशन। तो ये स्क्यूफ्लेशन क्या है, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये एक तरीके से कोई सटीक महंगाई नहीं है। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, या कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ सर्विसेज हैं जो अचानक से महंगी हो जाती हैं, सभी के ऊपर इंपैक्ट नहीं करता। तो ये है दोस्तों स्क्यूफ्लेशन। दूसरा होता है हाइपर इन्फ्लेशन। नाम से पता चला भाई खतरनाक है, ये एक्सट्रीमली हाई होता है, और ध्यान रखना ये मंथली बेसिस पे देखने को मिलता है, मतलब मंथली बेसिस पे काउंट होता है। तो बोल रहे हैं कि भाई स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन भविष्य में आ सकती है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको अलग अलग टर्म्स बता रहा हूं। स्क्यूफ्लेशन पढ़ा, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, एक्सट्रीमली हाई और रैपिड इन्फ्लेशन, बहुत ही ज्यादा घातक, बहुत ही ज्यादा तगड़ी महंगाई, एक महीने के अंदर में 50% से भी ज्यादा की महंगाई। तीसरा आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग बेसिक तौर पे धीरे धीरे करके चल रहा है, धीरे धीरे करके प्राइसेस में समय अनुसार बढ़ोतरी होती चली जा रही है, ठीक है। फिर आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। देखो हाइपर इन्फ्लेशन की तरह ही है कि भाई इसमें भी बहुत तेजी से महंगाई बढ़ती है, लेकिन एनुअली अराउंड 20%, सालाना के हिसाब से 20% या 20% से ज़्यादा जब इन्फ्लेशन हो रहा है सालाना एनुअली, वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। कंफ्यूज मत हो जाना हाइपर इन्फ्लेशन और गैलोपिंग में। हाइपर इन्फ्लेशन टिपिकली हम पर मंथ के बेसिस पर देख रहे हैं, जबकि गैलोपिंग इन्फ्लेशन को एनुअली बेसिस पर सालाना के आधार पर देखा जा रहा है, ठीक है। बस यही चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। नाउ ये रहे छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर, बस इतना पढ़ लेना, काम खत्म, ठीक है। इकोनॉमी का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेगा, अगर कुछ भी बनेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर दे दोगे भाई, ठीक। चलिए अब देखते हैं कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जो भी आपने पढ़ा है इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर में, इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर में, अब है टाइम इसको टेस्ट करने का। देखें कितने अच्छे से पढ़ा है, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। चलो क्वेश्चन लगाना शुरू करो, एक एक करके यहाँ पर आपको टेस्ट दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, ऐसे जो भी हैं उसको ऑप्शन में डालो, उसके आंसर सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं चाहता हूं सभी लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन कम होगा तो क्वेश्चन लगने बंद हो जाएंगे।
पार्टिसिपेशन सभी लोग का चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आपके सामने प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज द टॉप परफॉर्मर इन द कार्गो हैंडलिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026? इन चारों बंदरगाहों में से वो कौन सा बंदरगाह हमको देखने को मिलेगा जो 2025-26 वाले पर्टिकुलर ईयर में कार्गो हैंडलिंग के मामले में टॉप परफॉर्मर रहा है? प्रदीप पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट या चेन्नई पोर्ट? लिख दो फटाफट आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई PFAS आर कॉल्ड फॉरएवर केमिकल्स? बताओ इनमें से चारों में से वो कौन सा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो हमको ये बताता है कि जो PFAS हैं उनको फॉरएवर केमिकल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या ये नेचुरली अकरिंग केमिकल्स हैं? क्या ये बहुत तेजी से एनवायरमेंट में डिग्रेड हो जाते हैं? या फिर ये हाईली परसिस्टेंट है और डिग्रेड नहीं होते एनवायरमेंट में? या फिर ये केवल और केवल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं? तो व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से फॉरएवर केमिकल कहा जाता है, बताओ जरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इंटरेस्टिंग वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक प्लस? याद करो बिना पीछे जाए, मैंने इसलिए मैप आपको दिखाया था ताकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन के जरिए दिमाग में थोड़ा अच्छे से आप आइडिया लगाओ। पीछे मत जाना, भले ही तुक्का लगाओ, आइडिया लगाओ, जो भी लगाओ, और बताओ मुझे कि बताओ इन चारों में से कौन सा कंट्री है जो ओपेक प्लस का मेंबर नहीं है? रशिया, मैक्सिको, UAE, नॉर्वे, इनमें से कौन सा कंट्री है जो ओपेक प्लस का मेंबर नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मिशन मित्र। मिशन मित्र प्राइमरीली कौन से पर्टिकुलर चीज से एसोसिएटेड है ये बताना है। क्या ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, या ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट क्रू असेसमेंट है, या ये मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम है, या फिर ये स्पेस डेब्री मॉनिटरिंग है? तो बताएं इनमें से क्या चीज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स स्टैगफ्लेशन? बताओ स्टैगफ्लेशन क्या कहलाएगी, कौन सी स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन करेंगे? इन चारों में से बताओ दोस्तों कौन सा होना चाहिए। हायर ग्रोथ विद लो इन्फ्लेशन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, आपके अकॉर्डिंग ये हो सकता है क्या? दूसरा, कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो बेरोजगारी कम हो, या इन्फ्लेशन ज़्यादा हो बेरोजगारी ज़्यादा हो ग्रोथ कम हो, या इन्फ्लेशन कम हो ग्रोथ ज़्यादा हो? तो बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन स्टैगफ्लेशन कहलाएगी। तो यही थे सारे के सारे क्वेश्चन, हो गए, लोग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गए, आपका सेशन भी खत्म हो गया। थोड़े से समय में, चंद कुछ मिनटों के अंदर में आपने बहुत कुछ जाना है आज के करंट अफेयर के सेशन से। आज के लिए सेशन बस यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर से मॉर्निंग में 5:30 बजे मिलना है। सभी लोगों को सेशन अटेंड करना है टाइम पर, एंड 7:15 पे अपना द हिंदू वाला डिस्कशन। काम खत्म, करंट अफेयर्स के लिए टेंशन मत लो, सारी चीज़ें कवर हो रही हैं इन 2 सेशंस के अंदर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।